प्रारंभ में भी 15 साल में लड़ाई लड़ा हूँ छत्तीसगढ़ के लिए, और मैंने आज स्पष्ट निर्णय ले लिया है कि उस बस्ती को उजड़ने किसी कीमत पे नहीं दिया जाएगा। आज वहाँ पर हजारों एकड़ जमीन, वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो है बिल्डर्स लोगों को नारदा बेच रही, लीज पे दे रही, और उन वहाँ पर रिसोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो क्या विधायकों के लिए 5-10 एकड़ जमीन नहीं दे सकती? राजधानी रायपुर का नकटी गांव जो अब चर्चा का विषय बन चुका है और यहाँ पर 85 से ज़्यादा जो घर हैं उनको बेघर करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर कई लोग जो है निवास करते हैं और इसे प्रशासन जो है अवैध भूमि बता रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? जो विधायकों को कॉलोनी बनाने की बात सामने आ रही है और जो विधायकों को इस भूमि का आवंटन करने की बात सामने आ रही है, उसके लिए मेरे पास बात करने के लिए तेज तर्रार नेता और पूर्व विधायक धरसींवा के देवजी भाई पटेल हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है और जो नकटी गांव में जो घर टूटने वाले हैं क्या पहले क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। सर, ये जो नकटी गांव है, पहला सवाल यही रहेगा मेरा कि नकटी गांव है, यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाई जाने की बात कही जा रही है या फिर विधायकों का आवंटन किए जाने की बात आ रही है, कितनी सच्चाई इस बात में, पहले इस बारे में जानना चाहूँगा। ये पिछले 6 माह से लगातार गांव के लोग आकर मुझसे संपर्क किए, क्योंकि नकटी गांव जो है एक अच्छा गांव है और शामलित चारागान की भूमि पर लगभग आधा गांव बसा हुआ है। 65 एकड़ शामलित चारागान की ज़मीन है वहाँ, और उनके पूर्वजों ने दी थी, और वर्तमान में जो उनके परिवार वंशज है वो भी वहीं रहते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। अभी वर्तमान में ये मुद्दा पिछले 1-1.5 महीना से हम देखने में आया है कि जो भाटापारा है वहाँ का है, वो भाटापारा में लगभग 10 एकड़ में लगभग 80 परिवार बसे हुए हैं। जो मैं 2003 में विधायक बना, विधायक मेरे से पूर्व 15-20 साल पहले ही वो बसे हुए हैं, यानी लगभग 40 साल पुरानी बस्ती है। और 40 साल पुरानी बस्ती को अगर आज उजाड़ने की बात चल रही है शामलित चारागान की, वैसे तो कोर्ट के निर्देशानुसार शामलित चारागान जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पूर्व में जो है सरकार में या पंजाब और अन्य मामलों में जो यहाँ पर निर्णय दिया था कि हमारे पूर्वज कोई जो है बेवकूफ़ नहीं थे जो गौचर के लिए या गौठान के लिए अपनी ज़मीन को छोड़े। इसलिए उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि आप शामलित चारागान की ज़मीन जो गौठान की ज़मीन है उसके लिए एफिडेविट फाइल करें और वो ज़मीन खाली कराएं, अगर उसमें कोई कब्जा हुआ है तो उसको खाली कराएं। किंतु उस समय भी जो है मेरी जानकारी में है यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड को इतनी बड़ी ज़मीन है, पूरे रायपुर के आसपास गांव की ज़मीन हाउसिंग बोर्ड के लिए दे दी गई, वहाँ कॉलोनियाँ बस गई, हाउसिंग बोर्ड ने उसमें पैसा कमा लिया। आज वो शामलित चारागान की ज़मीन अगर कोर्ट के निर्देशानुसार देखा जाए, यहाँ पर मुझे लगता है कि सरकार ने तब और अभी तक वो कोर्ट को भी गुमराह किया है। और उस समय जो है एफिडेविट फाइल करने की दिया गया था, उसमें भी ऐसी कोई ज़मीन का नहीं दिया गया है, ऐसा मुझे ज्ञात है। वर्तमान में जो स्थिति है कि वहाँ पर 10 एकड़ में है, वर्तमान में जो 65 एकड़ में लगभग अभी 20 एकड़ भूमि खाली पड़ी है। और विधायकों को अगर देने के लिए है तो वहाँ उस गरीब, जो मेरा ये कहना है कि वो गरीब लोगों को बसा के, गरीब लोगों को हटा के वहाँ पर अमीर जो 2 लाख रुपया मानदेय पाते हैं ऐसे विधायकों को देने का तुक क्या है। रायपुर शहर में हजारों एकड़ ज़मीन जो भूमाफियों के कब्जे में है, कलेक्टर चाहे तो उसको क्यों खाली नहीं कराते, क्यों गरीबों को उजाड़ने पे लगे। एक तरफ हमारी सरकार का, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कल चर्चा भी की है और उन्होंने बुलाया भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये इस प्रकार का सुशासन हमें नहीं चाहिए कि गरीबों को उजाड़ कर हम विधायकों को बसाएं। मैं प्रारंभ में भी 15 साल में लड़ाई लड़ा हूँ छत्तीसगढ़ के लिए, और मैंने आज स्पष्ट निर्णय ले लिया है कि उस बस्ती को उजड़ने किसी कीमत पे नहीं दिया जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो बस्ती बसी है
वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास हैं, कई सारे आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। जो नोटिस दिया गया है प्रशासन के द्वारा उसमें ये कहा गया है कि आप ये अवैध अतिक्रमण है, इस घर को खाली कर दीजिए। और कई लोगों का ऐसा घर है जो अभी बनना शुरू हुआ है, उनके खाते में प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी आ गया है। वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे? बरसात का मौसम भी अब आ चुका है। क्योंकि नहीं, बरसात का मौसम है, उसके पहले भी वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास तो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से बन रहे हैं। मेरे समय भी प्रधानमंत्री आवास वहाँ बने हैं। और मैं तो आज मेरे हटने के बाद, विधायक 2018 के बाद 10 सालों में भी वहाँ पर बने हैं, अभी वर्तमान में भी स्वीकृत हुए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास को इस तरह से रोक के, शायद प्रधानमंत्री जी को इस बात की अगर संज्ञान में आएगा तो प्रदेश के अधिकारी बच नहीं पाएंगे। और सरकार जिस प्रकार का गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बहुत सहज सरल है और गरीबों के प्रति जो है उनकी सद्भावना है। और इस प्रकार का जो है उनके संज्ञान में आने के बाद जब हम संज्ञान में देंगे तो मुझे विश्वास है। कल डॉक्टर रमन सिंह जी से भी बात हुई है और विधानसभा अध्यक्ष उनको भी मैंने कहा है, तो उन्होंने भी मुझे बुलाया है। मैं उनसे चर्चा करके, हमारे सांसद जी से भी चर्चा करके, सांसद जी के पिताजी के वहाँ चौक का वो समय है, इसलिए करके मुझे मेरी चर्चा सांसद जी से भी बात हुई है। और सांसद जी ने भी कहा है कि गरीबों को उजाड़ने का जो है किसी को अधिकार नहीं है और वहाँ उजाड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ जो शेष बची हुई ज़मीन है, उसके अलावा उसके साइड में भी मैंने पता लगवाया, लगभग नई राजधानी से लगा हुआ 10 एकड़ की भूमि जो है वहाँ शासकीय घास जमीन पड़ी है। आज विधायकों को बसाने के लिए मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 4-5 एकड़ की ज़मीन काफ़ी है, मगर इतने गरीबों को उजाड़ने का आखिर क्या तुक है? अगर आज विधानसभा आपके नई राजधानी में बन गई है, मंत्रियों के आवास नई राजधानी में बन गए हैं, तो ये विधायकों के आवास भी नाडा अपनी ज़मीन देके क्यों नहीं करती? आज वहाँ पर हजारों एकड़ ज़मीन वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो है बिल्डर्स लोगों को नाडा बेच रही है, लीज पे दे रही है और उन वहाँ पर रिसोर्स बनाए जा रहे हैं। तो क्या विधायकों के लिए 5-10 एकड़ ज़मीन नहीं दे सकती? इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है। मैंने कल राजस्व मंत्री से भी चर्चा की और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि अगर ऐसी स्थिति होगी सरकार में और कैबिनेट में बात करेंगे। सर, आपको एक जो बात निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर विधायक कॉलोनी बननी है या फिर जो विधायकों को आवंटित होती है ज़मीन वो होना है, इसको लेकर वहम की स्थिति बनी हुई है, तो इसकी सच्चाई क्या है सर? देखिए, 2003 से 8 में हम लोग विधायक रहे। उस समय माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी को, एक विधायक को चाहे वो 2 बार रहे 3 बार रहे, एक कार्यकाल में जो है दी गई है उस समय से निर्णय। तो 4000 फीट का लगभग जो है प्लाट, उनको प्लाट चाहे तो प्लाट दे सकते हैं और चाहे तो मकान जो है विधानसभा बुलाकर बैंक से फाइनेंस करा के ड्राइंग डिजाइन एक जैसी बनाकर वो बैंक फाइनेंस हो जाती है। वो विधानसभा से और सरकार से केवल 4000 फीट का प्लाट देने का परंपरा है या फिर नियम ही है कुछ? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है विधानसभा में कि उनको आवाज़ दिया जाए। नियम ये है कि विधानसभा के जो भी विधायक विश्राम गृह होते हैं, विधायक विश्राम गृह में जब तक वो विधायक रहता है उनको वहाँ पर आवंटन होता है। आप विधायक थे तो वहाँ नकटी गांव जो है वहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाने का चल रहा है या फिर आवंटित करने का चल रहा है? इस पर कुछ नहीं, वहाँ पर जो जानकारी आई है वहाँ पर विधायकों के लिए वो कॉलोनी बसाया जाना है और विधायकों के लिए ही वहाँ पर जो है गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। ये कतई उचित नहीं है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि वो अन्य भूमि देखे। गरीबों को उजाड़ने का इस बारिश के समय में वो प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा भी कलेक्टर अगर रोका है तो ये अवैधानिक है। वो प्रधानमंत्री आवास के पैसे को भी तत्काल अविलंब जारी करे और गरीबों का आवास जो टूटा फूटा है, आज बरसात के समय में उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? लगभग वहाँ पर जो है 100 लोगों के परिवार में 500 लोग वहाँ पर बसते हैं, उनके गरीब लोग हैं, उनका आवास ना उजाड़ा जाए। और इसके लिए हम सरकार से भी बात करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो उस आंदोलन में मैं भी शरीक हूँ। आपसे मुलाकात करने के लिए आए क्या गांव से कुछ लोग, क्या बातचीत हुई? मुझसे 2-3 महीना पहले से ही लगातार मैं इस मुद्दे पे टच पे हूँ। वहाँ प्रशासकीय अधिकारी वहाँ पर लगातार जाते रहे, मगर कोई भी एक भी अधिकारी आज तक उस
जो बचे हुए अवैध बसे हैं, मगर उनको विधिवत नोटिस देना चाहिए। आज तक नोटिस नहीं दे के केवल जो है गुपचुप तरीके से तोड़ने का जो है ये प्रशासनिक अमला जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल अवैधानिक है। ये एक एक घर वालों को अगर देना है तो नोटिस दे। मैं समझता हूँ कि नकटी गांव के आधे अगर वो सम्मिलित चारागाह की भूमि कहेंगे तो आधी बस्ती साफ हो जाएगी। सर एक बात और निकल कर आती है कि इसमें अधिकारियों की क्या भूमिका रही है और अधिकारियों के कारण क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है विधानसभा ने यहाँ विधायकों के लिए भूमि आवंटन हेतु कलेक्टर को लिखा होगा और कलेक्टर ने जो भूमि जो है वो बताई होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी ही ये सरकार को गुमराह कर रहे हैं, विधानसभा को गुमराह कर रहे हैं कि गरीबों के आवाज़ को जो है वहाँ तोड़कर इस प्रकार के देने की। प्रशासनिक अधिकारियों के पास अनेकों ज़मीन है, क्यों उनकी नज़र भूमाफियों की तरफ नहीं जाती जिन्होंने कब्जा किया हुआ है? आज रायपुर शहर में ऐसे हजारों लोग हैं जहाँ पर कब्जे में आज सरकारी भूमि जो है दम तोड़ रही है। आखिर प्रशासनिक अधिकारियों की वहाँ पर नज़र क्यों नहीं जाती? इसलिए मेरा आग्रह है और मैं समझता हूँ कि वो प्रशासनिक अधिकारियों को गरीबों के हित में और सरकार जो संवेदनशील है और सुशासन अभियान अभी चला रहा है, ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों को जो है की अवहेलना कर रहे हैं। वर्तमान विधायक हैं सर, उन पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। वो कह रहे हैं कि अनुज शर्मा जो है जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के, हमने उनको वोट दिया, उन्होंने तमाम वादे किए थे ग्रामवासियों से, तो उनकी भूमिका इसमें किस प्रकार की देखी जा सकती है? देखिए, विधायक जी अपने यहाँ विधायकों के पास भी मुझे जब मेरे पास ग्रामीण जन आए थे तो मैंने कहा कि भाई जो वर्तमान विधायक हैं उनसे भी आग्रह कर लो, और उन लोग विधायक के महोदय के यहाँ भी गए होंगे और वहाँ से भी जो है उनको आश्वासन जरूर मिला होगा। मगर चूँकि ये विधायक का मामला है और शासन प्रशासन का मामला है, हम पिछले दिनों में तो जहाँ भी मामला हुआ, चाहे पेंटावन टैंक बेचने का मामला हो चाहे वो हो, जहाँ पर जनहित के मुद्दों को लेकर मैं आग्रह करूँगा विधायक महोदय से भी कि इस मुद्दे पर जनता का विश्वास हासिल करने के लिए वो सरकार से बात करे और गरीबों के आवाज़ ना टूटे, इसके लिए वो प्रयास करें। सर एक कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को लेकर मुखर नहीं है, कोई साफ जवाब देखने को नहीं मिल रहा है, ना कोई स्टैंड देखने को मिल रहा है, इसको किस तरह देखिए, इस गरीबों के मामले को लेकर कांग्रेस ने कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया और कांग्रेस आज की डेट में छत्तीसगढ़ में मृतप्राय हो चुकी है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है और वहाँ के लीडर नेता आज जो विपक्ष के नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, कोई भी विधानसभा में अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा कर पा रहे हैं। आज जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारे आम लोगों के साथ जहाँ अन्याय होता है तो वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, मगर मेरे को नहीं लगता जो विपक्ष जो है हम समूचा वो एकदम निराधार हो गया है। ऐसा लगता है कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको क्या लगता है क्या स्टैंड होना चाहिए विपक्ष का इस दौरान, जब एक गांव के जो कई घर हैं वो टूटने की कगार पर हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो सकते हैं? नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कई जगह की स्थितियां निर्मित हैं, मगर विपक्ष के लोगों में शायद उनके कानों में जू नहीं रह गई है। और जहां भी है विपक्ष के लिए तो ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए, मगर विपक्ष इस मामले को जरा भी भुना नहीं पा रही है। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो है विपक्ष समाप्ति की ओर है और सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका ही लगता है हमें ही निभानी पड़ती। पूर्व में 15 साल निभाई थी, आज भी वही थी। नकटी गांव के मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल भी अपनी सरकार के खिलाफ मुखर हैं कि ग्रामीणों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भी सवाल खड़े किए हैं, स्थानीय विधायक की भूमिका पर भी सवाल किए हैं, उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल किए हैं, क्योंकि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर मुखर नहीं है। जो साफ साफ जवाब आना चाहिए वो निकल कर सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि यदि मेरे को
जनता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं आंदोलन के लिए खड़ा रहूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। और उन्होंने अपने सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करने की बात कही है। जो राजस्व मंत्री है टंकराम वर्मा, उनसे भी वो बातचीत करेंगे। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक इस मुद्दे को ले जाने की जो कोशिश है वो देवजी भाई पटेल करेंगे। और जो नकटी गाँव के लोग हैं उनको न्याय मिल सके तो तमाम प्रयास वो भी इसके लिए करेंगे। तो स्थानीय विधायक की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।